नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो गया। मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से निलंबित कर दिया है। विपक्ष ने आज आरोप लगाया कि सदन में सरकार को बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने ये पूरा का पूरा जो है 2 दिन का समय जो है वो बर्बाद किया। ये विपक्ष के नेता टीकाराम जूली का आरोप है। उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ मीडिया से बातचीत की कि देश के गृह मंत्रालय के नियमों की राजस्थान सरकार अवहेलना कर रही है और जो कानून मंत्री हैं उन्होंने अपने बेटे की नियुक्ति गैर कानूनी ढंग से की है। इस विषय को सदन में वो रखना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इस मुद्दे को उठाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 2 दिन का जो समय था जिसमें इस विषय पर बहस हो सकती थी, इस विषय को रखा जा सकता था, उसे रखने का समय नहीं दिया, सत्ता पक्ष का समर्थन किया। ये विपक्ष का आरोप है। सच्चाई क्या है ये बताने का काम सत्ता पक्ष का है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर बात करने से मना करते हुए मेहमान यानी कि अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहती है बीजेपी इस विषय पर। वहीं राजकुमार मीणा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजकुमार मीणा जी जुड़े नहीं है, इसलिए मैं राजीव तिवारी जी आपसे शुरुआत करती हूँ। ये विपक्ष के आरोप में और सदन में जो कुछ हुआ, आज बजट सत्र का दिन जिस तरह से आखिरी संपन्न हुआ, क्या ऐसे होना चाहिए? ऑडियो सर, ऑडियो। जिस तरीके का माहौल सदन में था वैसा तो किसी भी सत्र का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी रात विधायक धरने पर बैठे रहे, फिर धक्का मुक्की हुई, मार्शल 100 मार्शल को सदन में आना पड़ा, जिस भी तरीके का था। तो लेकिन अब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो ये जब तक इस पर सत्ता पक्ष का या विधानसभा अध्यक्ष का अपना रुख सामने नहीं आता या उनकी कोई बात स्पष्ट सामने नहीं आती, तब तक एक तरफा कुछ भी बोलना मतलब सदन की गरिमा के हिसाब से सही नहीं होगा, सदन की नियमावली के अनुसार भी ये सही नहीं होगा। और जिस तरीके से विपक्षी सदस्यों का भी कल सदन में जिस तरीके का व्यवहार था, वो भी कहीं से भी ऐसा नहीं कहा जाता। हालांकि धरने सदन में पहले भी बहुत दफा हुए हैं, रात रात भर धरने प्रदर्शन चले हैं, लेकिन कोई उसके पीछे लॉजिक होता था। अब ये इसमें जो कांग्रेस का आरोप है कि जो गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई को 3 आदेश से पूरी भारतीय दंड संहिता को ही बदल दिया है। पुराना जो मेरे ख्याल में 1851 या 1861 का जो कानून था उसको पूरे को बदल दिया है। और ये जो नियुक्तियां आरोप है जैसा विपक्ष का कि ये पुराने कानून के तहत शायद 22 को या 12 जुलाई को की गई, तो मार्च में तो इनके बेटे की करी गई थी, जोगाराम पटेल जी के। और बाकी की जो नियुक्ति हुई है ना, वो अभी करी गई है 22 जुलाई को। या ये कानून नया कानून लागू होने के बाद पुराने कानून के अंतर्गत ये नियुक्तियां कर दी गई। तो इस पे होना तो ये चाहिए था, एक अच्छी बहस होती और सरकार अपना जवाब पेश करती उसके अंदर कि भाई किन परिस्थितियों में और कैसे उन्होंने ये किया। और ये बात भी स्पष्ट हो जाती कि जोगाराम जी के पुत्र को जो अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद दिया गया, वो किस आधार पर, किस वरीयता क्रम में या किस उससे उनको दिया गया, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती, मामला सुलझ जाता। लेकिन अब ये क्या है, कुछ मुकेश भाकर जी का भी व्यवहार ठीक नहीं था सदन में। जो उनका था कि आसन की तरफ जो उन्होंने इशारे किए या उंगली दिखाई, वो भी सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं था। उसकी उनको सजा मिली गई, 6 महीने के लिए उनको निलंबित कर दिया।
अध्यक्ष ने, और कई बार हो जाता है 6 महीने क्या साल भर के लिए पूरे विधानसभा कार्रवाई के लिए, मतलब समय सीमा के लिए हो जाते हैं, लेकिन बाद में अगले सत्र से पहले सब समझौते हो जाते हैं और वो वापस से सारा पैचअप हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जो बजट सत्र हुआ नई सरकार का, इसमें ये सब पहले ही सत्र में इस तरीके का होना मतलब शोभा नहीं देता, ना पक्ष को ना विपक्ष को। जी जी, जगदीश शर्मा जी, एक तो ये कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद पार्टी की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से प्रवक्ता को नहीं भेजना इस विषय पर क्या बताता है? मीना जी, ऐसा है, ये तो सीधी सीधी बात है कि वो इस बात से कटना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, यानी कि कोई विवाद और नया खड़ा नहीं हो जाए, उनको ये डर है। इसलिए अपनी पार्टी के प्रवक्ता को भेजा ही नहीं कि न केवल सदन में बल्कि सदन के बाहर भी अगर कोई भी डिबेट होती है तो वो डिबेट नहीं होनी चाहिए, ये उनका सीधा सीधा मानना है। अब नहीं भेजा तो मेरे ख्याल में इसमें कोई खास बात नहीं है, हर एक पार्टी का अपना अधिकार है, वो भेजे नहीं भेजे, अपन उसके ऊपर दबाव तो डाल नहीं सकते कि जरूर है भेजना। जगदीश ये मुद्दा दबाव का नहीं है, मुद्दा जवाब का है। जनता जवाब मांगती है और जनता के सामने पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सवाल ये है। तो क्या जो विपक्ष के आरोप हैं उन पर सत्ता पक्ष की चुप्पी को क्या मानना चाहिए? देखिए, चुप्पी तो अभी उन्होंने धारण कर रखी है, ये तो मानते हैं, लेकिन इसको आकर कोई पार्टी का प्रवक्ता बाहर बोले, ये मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि मान लो जिस लेवल का ये इशू है, या तो इस मामले में जो है खुद लॉ मिनिस्टर बात करें, या संसदीय कार्य मंत्री बात करें, या चीफ मिनिस्टर बात करें। अब इन तीन के अलावा दूसरा कोई बात करेगा और कुछ मुंह से निकल गया उसके, जो उनकी पॉलिसी को बिगाड़ सकता है, जो भी उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई होगी इस चीज को डील करने के लिए, उसको बिगाड़ने की स्थिति बन जाती है, ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने प्रवक्ता को भी बाहर नहीं भेजा। जी, तो एक तरफ बीजेपी का ये रुख है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि खुद मुकेश भाकर कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे, उनका निलंबन सही नहीं है। उन्होंने क्या कुछ इशारे किए इसको लेकर? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वीडियो जारी करें, विधानसभा अध्यक्ष बताएं किस तरह के इशारे किए थे, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष का जो आचरण है, जो उनका रुख है, जो उनकी शैली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिकॉज सदन को आगे बढ़ाने का काम अध्यक्ष का होता है, फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का है। यहाँ पर सदन के बजट सत्र के आखिरी दिन जो कुछ हुआ उसमें एक तरफ सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट और दूसरी तरफ अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की गरिमा और उनका सम्मान। कैसे देखते हैं आप राकेश वशिष्ठ जी? देखिए मीना जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ कल से आज तक का, वो मैंने देखा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है संसदीय प्रक्रिया के लिए। और इसमें अगर दोनों पक्षों से थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो ये स्थिति नहीं बनती। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों के बीच सद्भावना का अभाव है, कटुता ज्यादा है। मुकेश अगर जिस तरीके से उन्होंने उंगली उठाई वो देवनानी जी के लिए नहीं थी, बल्कि उस कुर्सी के लिए थी, वो सभापति की कुर्सी के लिए थी। और विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है कि कार्रवाई के दौरान अनुशासन बनाए रखना और पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करना। अगर कांग्रेस पक्ष थोड़ी भी समझदारी से काम करता तो इस मामले को तभी निपटाया जा सकता था। तब विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि पहले आप मुकेश भाकर को बाहर निकालिए, उसके बाद में सारी बात सुनूंगा। थोड़ा स्पीकर के बारे में ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि ये स्थिति ऊपर से नीचे तक अब धीरे धीरे आ रही है। स्पीकर थोड़ा संयम बरतते और अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा सॉफ्ट रखते तो हो सकता था थोड़ा मामला सुलझता। लेकिन
और वो स्थिति क्या कि जैसे ये स्थिति तो ऐसी हुई कि जो चाय के प्याले में तूफान आ गया, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। आपके इस पर चर्चा भी हो सकती थी, जवाब भी हो सकते थे, लेकिन इसके लिए माहौल बनाने का काम दोनों ही पक्षों को करना पड़ता कि अब विपक्ष के दिमाग में ये बात रहती है कि सदन को चलाने का काम केवल सत्ता पक्ष का है, उनका नहीं। ये मन स्थिति थोड़ी गलत स्थिति ऊपर से और नीचे तक अब आने लगी है। ये गलत है कि दोनों पक्षों को ही इसमें सहयोग करना होता है और तभी इस कार्रवाई आगे चलती है। इस तरह की जो घटना घटित अब हो रही हैं, पार्लियामेंट में हुई हैं, पार्लियामेंट से अब ये विधानसभा में आ गई। हमने अब विधानसभा में ये, हालांकि इस तरह के रात को धरने देने के इस तरह के पहले प्रकरण हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सदस्यों के बीच कटुता नहीं देखी। ये एक उनका नीतिगत मामला होता था और इतने छोटे से इशू पर इतना बड़ा बवाल हो गया। ये एक समस्या पड़ने वाली बात है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। ये ऐसा कोई मामला नहीं था कि जिस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता, और कोई घटना घटित हुई होती, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई होती, या कोई ऐसी घटना घटित प्रदेश में हो गई होती जिसमें सरकार जवाब नहीं दे रही होती या गलत जवाब दे रही होती, तो इस मामले में तो समझ में आती। केवल इस बात पर कि पुरानी संहिता के आधार पर नियुक्ति की गई है, नई संहिता के आधार पर नियुक्ति की गई है, और जोगाराम पटेल जी के बेटे को डबल एजी की नियुक्ति की गई है। इस पर जवाब मांगना इतनी बड़ी घटना को घटित कर सकता है, इसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जी, तो इतनी बड़ी घटना अगर हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन, सवाल ये उठता है। और क्योंकि जिस तरह की शब्दावली आपने कहा, स्पीकर पद की गरिमा और सम्मान है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन स्पीकर महोदय ने जिस तरह उसको निकालो, ये जो शब्दावली है राजीव तिवारी जी, क्या स्पीकर के पद पे बैठे हुए, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि टीकाराम जूली बार बार बोल रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय आप गुस्सा मत होइए, अध्यक्ष महोदय आप शांत होइए, आप बैठ जाइए। विपक्ष के नेता को ये बोलना पड़ रहा है। और दूसरी बात, प्रस्ताव लाने की बात स्पीकर के द्वारा करना कितनी उचित है राजीव तिवारी जी? देखिए, मैंने बताया ना कि, और अभी राकेश जी बता रहे थे, जगजीत जी बता रहे थे कि फ्लोर मैनेजमेंट, अभी जो सत्ता पक्ष है वो फ्लोर मैनेजमेंट उसका बड़ा कमजोर है। अगर उनका फ्लोर मैनेजमेंट बढ़िया होता तो इतनी गर्मा गर्मी और अध्यक्ष महोदय को ऐसा बोलना ही नहीं पड़ता। वो तो जब सारी चीजें उन्होंने देखा है तो मेरे ऊपर ही आ रहा है, तो वो उनको भी स्वाभाविक है, वो भी इंसान है, गुस्सा सभी को आता है। और जिस तरीके से आपने पिछले टर्म में देखा, सीपी जोशी जी साहब को भी बड़ा गुस्सा आ जाता था समय समय पर, तो वैसे ही देवनानी जी को भी, इनका भी शॉर्ट टेम्पर है, ये भी थोड़े तो गुस्सा आ ही जाता है। और उसमें उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें की होंगी कि इनको बाहर निकाल दिया जाए, मार्शल के थ्रू निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा। और वैसे फ्लोर के अंदर अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि अगर कोई सदस्य का आचरण नियमों के अनुरूप और सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं होता तो मार्शल की व्यवस्था इसीलिए है। हमने तो लोकसभा में भी देखा है कि लोग डंगा डोली करके बाहर तक सांसदों को ले गए, यहाँ भी देखा विधायकों को ले गए। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव तिवारी जी, लेकिन आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चर्चा लाजमी हो जाती है जब देखते हैं कि वो बिना शॉर्ट टेम्पर, बिना हाइपर हुए, बस मुस्कुराते हुए, इसीलिए उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। बिल्कुल मुस्कुराते हुए, सबको लेके चलने की बात, वो बीच बीच में सरकार का पक्ष भी बखूबी रख देते हैं और विपक्ष को भी बखूबी वो पूरा संभाल लेते हैं। यही वजह है उनकी कि वो अपना आपा नहीं खोते और बहुत ही संयमित रह के और पूरी कार्रवाई का संचालन कर लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बहसें हो गई वहां पे, इतने आरोप लग गए, राहुल गांधी के क्या भाषण हो गए, और उधर सत्ता पक्ष की ओर से भी, जैसे अभी अश्वनी वैष्णव जी ने परसों भाषण दिया था, तो उनकी भी भाषा किस तरीके की थी। लेकिन आसन में कहीं कोई इस तरीके का
उत्तेजना या गुस्सा वहां पर नहीं दिखा। उन्होंने उसी अपने मुस्कुराहट को, चिरपरिचित मुस्कुराहट के साथ में सारी चीजों को हैंडल कर लिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस की बात होती है और एक आदमी के खुद के, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल जिस तरीके से संसद चलाई थी उससे देखिए, सत्ता पक्ष में भी मोदी जी पर भी उन पर विश्वास हुआ और उन्होंने दूसरा सेकंड टर्म, बलराम जाखड़ जी के बाद दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं जो दूसरा टर्म पूरा कर रहे हैं, मतलब चुने गए दूसरे टर्म में। तो ये सारी चीज अध्यक्ष को भी बहुत संयमपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गरिमा वहां जो बैठे हुए 200 लोग हैं उन सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका, हाँ, तो उनको बहुत जल्दी किसी भी मामले में गुस्सा नहीं होना चाहिए था। उनको ये भी व्यवस्था दे सकते थे वो कि भाई सत्ता पक्ष वालों को या जो भी संसदीय कार्य मंत्री है उनको ये बता सकते थे कि भाई आप जो भी है नियमानुसार बताओ क्या है क्या नहीं है इसमें। वो उनको भी कह सकते थे, जोगाराम पटेल जी को भी, जी भाई आप कानून मंत्री हैं, आप बताइए कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में सबको पता है, क्योंकि जब वहां वो बैकफुट पे थी सरकार, कि जब वहां पे नए संहिता लागू हो गई उसके बाद आप पुरानी संहिता के आधार पर कैसे नियुक्ति कर सकते हो। जी, टीकाराम जूली ने इस संदर्भ में क्या कहा है वो हम सब सुनते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टीकाराम जूली ने आज यही आरोप लगाया है सरकार पर कि सदन में सरकार क्योंकि बैकफुट पर थी इसलिए चर्चा की बजाय इस तरह का कटुतापूर्ण माहौल के साथ बजट सत्र संपन्न हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। सुनते हैं टीकाराम जूली को। किया है वही संविधान और विधानसभा के नियम प्रक्रिया से पूर्णतः विपरीत दिशा में किया गया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा, विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, सत्ता दोनों ही जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। या तो ये बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री के बेटे को डबल एजी नियुक्त नहीं किया, क्या ये बता दें कि नए नियम आने के बाद में भी इन्होंने पुराने नियमों में 25/7/24 को नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की। और इस मामले को लेकर हमारे लोग कोर्ट में भी गए हैं। तो ये एक संवैधानिक संकट है इस सरकार के सामने। हमने राज्यपाल महोदय से भी टाइम मांगा है, हम उनसे भी मिलेंगे। और सरकार जिस प्रकार से नियमों की अवहेलना कर रही है और विपक्ष को दबाना चाहती है, ये विपक्ष उनसे दबने वाला नहीं है। बराबर की लड़ाई लड़ेंगे, सदन स्थगित करके ये बच नहीं सकते। हम सड़कों पे भी इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में जिले में, ब्लॉकों के अंदर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर हमारा कार्यकर्ता जाएगा और इस बात को जनता के सामने बताएगा कि किस प्रकार से आज बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे के अंदर है। लगातार ये लोग इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष को दबाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हुए टीकाराम जूली को सदन में भी देखा, कई बार बहुत सौम्य, धीरे, सरल, जब जरूरत हो तो आवेश। जगदीश शर्मा जी, फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो भी हुआ उसमें जवाबदेही भी सत्ता पक्ष की ज्यादा बनती। फ्लोर मैनेजमेंट बेसिकली सत्ता पक्ष का ही सब्जेक्ट है, क्योंकि सत्ता पक्ष के रिकमेंडेशन पर जो है हाउस कॉमन किया जाता है। ऐसी सूरत में हाउस प्रॉपर चले, हालांकि उसके लिए स्पीकर जिम्मेदार होता है। स्पीकर हाउस चलाता है, रेगुलेट करता है। चलाने का मतलब है कि उसको रेगुलेट करने का काम स्पीकर का होता है या जो भी चेयर पर है। लेकिन सत्ता पक्ष की ये ड्यूटी बनती है कि वो स्मूथ तरीके से कानून और नियमों के अनुसार हाउस चलता रहे। ये किसी न किसी भी ढंग से, चाहे वो अपोजिशन पे भी उसको मैनेज करना हो, वहां भी उसको कोई बात करनी हो। देखिए, ये जितने
एक तो होता है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है, वो यही काम करता है, कानून के बारे में जानकारी देता है हाउस को। लेकिन जो विप होते हैं दोनों साइड के, वो विप आपस में एक दूसरे साइड के लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। अपने अपने जो मेंबर हैं अपनी पार्टी के, मतलब चाहे कोई पार्टी का हो, हर एक पार्टी का अपना अलग विप होता है, तो जो सत्ता पक्ष का है वो सत्ता पक्ष के एमएलए के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। जो अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी का, जैसे यहाँ पर कांग्रेस है, तो कांग्रेस का जो विप होगा वो कांग्रेस के एमएलए को रेगुलेट करने का काम करेगा। ऐसे ही दूसरे दलों के भी जो होंगे। तो अगर सत्ता पक्ष को कोई चीज ऐसी लग रही है कि भाई वो अपोजिशन से ये चीज नहीं होनी चाहिए या इसको रोका जाना चाहिए, कोई अति हो रही है किसी लेवल पर, तो उसको विप जाकर पीछे लॉबीज में जाकर बात कर कर नेताओं को समझा देते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज अपन को हाउस में इस ढंग से चलानी है। और ये इसकी लिमिटेशन है। कई दफे अपोजिशन ऐसे सब्जेक्ट को लेकर हाउस में बैठ जाता है जिसका समाधान हाउस में होता ही नहीं है, हाउस के बाहर का समाधान है। अब ये मिनिस्टर को खड़े होकर बता देना चाहिए था कि किस रूल के तहत किसे कब कंसिडर किया, कब जो है एप्लीकेशन आई, कब क्या हुआ सारा प्रोसीजर, और कह देते कि ये तो पहले का ही प्रोसीजर है, जो नाम बाहर अब आए हैं, ये भी बता सकते थे। लेकिन क्या है कि किसी को सूझ नहीं रहा कि क्या गड़बड़ हो गई। भाई नए कानून में भी एडवोकेट्स ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड ये नियुक्त करने का प्रावधान तो निश्चित तौर पर है। मुझे नहीं मालूम, मैंने नए कानून को इस लेवल तक पढ़ा नहीं है, तो उसमें लेकिन एडवोकेट नियुक्त करने की आपत्ति ये थी कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है, जो टीकाराम जूली ने कहा कि किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री के पारिवारिक व्यक्तिगत जो रिश्तेदार हैं या परिवार को सरकार में फायदा नहीं दिया जाएगा। ये सीधा सीधा उनका आरोप था कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है राजस्थान सरकार ने। तो या तो सरकार ये बता देती कि उल्लंघन नहीं किया है, और अगर किया है तो ठीक है, गलती हो गई है, करेक्शन कर लेंगे जहां जरूरत है। गलती किससे नहीं होती है? मीना जी, ये क्लियर हुआ क्या कि होम मिनिस्ट्री की ऐसी गाइडलाइन है और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं? जी, जो बात टीकाराम जूली ने ऑन रिकॉर्ड पेपर के साथ दी है उसके मुताबिक भारत सरकार की ये स्पष्ट कहना है कि सरकार में मंत्री पद पर या किसी भी पद पर कोई व्यक्ति है, उनके रिश्तेदार को इस तरह से, उनके परिवार को इस तरह से पद नहीं दिए जा सकते। ये टीकाराम जूली ने विद पेपर ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा है, ये उनका कहना है। नहीं, ये ठीक है, फिर तो दिया जाना जो है ठीक नहीं था। अगर होम मिनिस्ट्री के रूल्स है इस तरीके के, होम मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि किस तरीके से एजी और एएजी, डबल एजी ये जो नियुक्त होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट्स में जो सरकारी वकील नियुक्त होते हैं एक तरीके से, उनको अपॉइंट करने के क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, क्या क्या तरीके, और उनमें नई जो संविधान ये आई है कानून की। हमने जब ये इनके बेटे को नियुक्त किया था तब भी हमने चर्चा की थी, और मूल रूप से नैतिक रूप से भी सभी इस बात पर सहमत थे। जगदीश जी, राजीव जी, आपको ध्यान होगा, राकेश जी, कि दरअसल अगर आप कानून मंत्री खुद हैं तो अपने बेटे को इस तरह की नियुक्ति नहीं दे सकते, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अब मान लीजिए आपने कर दिया, भूल हो गई, भूल चूक आदमी से होती है, आप सत्ता में आ गए तो क्या हुआ है, तो वही उसी समाज से निकले हुए जहां पर आपके हितों के लिए आप राजनीति में बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जब चूक हो गई और विपक्ष सवाल उठा रहा है और आपको लगता है कि ये मुद्दा बन सकता है, तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसीलिए प्रवक्ताओं की जरूरत होती है कि बताएं आके कि नहीं, ऐसा नहीं है, या फिर है, इस स्थिति को हम स्पष्ट करेंगे। बीजेपी इस मुद्दे पर अगर चुप है, इसका मतलब साफ है कि कहीं दाल में कुछ काला है। अब उसको स्पष्ट करने का काम निश्चित रूप से, जैसा कि आपने पहले कहा कि भाई अब प्रवक्ता नहीं कर सकते इस बात का स्पष्टीकरण, या तो मुख्यमंत्री करें या मंत्री करें। विधानसभा में ये नहीं हो सकता था, क्योंकि विधानसभा में अगर इस बात को स्वीकार कर लिया जाता तो शायद उससे सरकार की या मंत्री की परेशानी बढ़ सकती थी। अब क्योंकि विधानसभा नहीं है तो बाहर
जो गलती हुई है उसको सुधार लेंगे। राकेश वशिष्ठ जी, इस वक्त क्योंकि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का काम हो चुका, विधानसभा का चेहरा स्पीकर होता है, स्पीकर के आचरण पर जितनी सारी बातें हुई, मुकेश भाकर के आचरण पर उन्होंने बाकायदा मार्शल का अंगूठा तक काटा, वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं। उसके बाद देर रात को जो कुछ हुआ, अशोक चांदना ने जिस तरह की बयानबाजी की, दरअसल तो अगेन वही कि उसी समाज से आते हैं जिस समाज में इस तरह की बातें रोजाना सुबह शाम होती हैं। बैठते हैं 4 पुरुष साथ में तो 4-5 गालियों के बिना तो बात शुरू नहीं होती है। माफ कीजिएगा, लेकिन 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 इसी माँ और बेटी की बहन को तो हमने गाली का हिस्सा बनाया हुआ है हमारे समाज में। तो अशोक चांदना ने ऐसा कौन सी गलत बात कह दी? कहा तो वही जो राजनीति में हो रहा है, लेकिन कैमरा के सामने आ गया, इसलिए सबको बुरा लग रहा है, इसलिए बीजेपी ने भी आपत्ति उठाई उस बात पे। लेकिन राजनीति में महिलाओं का शोषण कितना होता रहा है, होता है, हम सब जानते हैं उसको करीब से। बहरहाल राकेश जी, इस वक्त मुख्यमंत्री क्या करें अपनी सरकार को इस परेशानी से निकालने के लिए? और इस तरह की सदन में दोबारा भी सत्र चलेगा, जैसा राजीव तिवारी जी ने कहा, जो बात इंपॉर्टेंट है कि सदन में हंगामे पहले भी हुए, वॉकआउट भी हुए, धरने भी हुए, रात में भी हुए, निलंबन भी हुए, लेकिन ऐसा लगता है चाय की प्याली में उफान आ गया। इस मुद्दे को मतलब यहाँ तक पहुंचाए बिना भी समाधान हो सकता था। तो ऐसे में जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की कि वो अपने लोगों से कैसे काम ले और किससे क्या काम ले। देखिए मीना जी, विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, कहने को तो बड़ा निष्पक्ष रूप से और बड़ा दायित्वपूर्ण काम होता है, और कानून और नियमों के अनुसार हम लोग भी कहते हैं ऐसा बड़ी सख्ता से दोनों पक्षों को समायोजित करने का काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा आमतौर पर ऐसा नहीं होता। आपको एक उदाहरण जगदीश जी को, तिवारी जी को ध्यान होगा कि 86-87 की बात है, गिरिराज प्रसाद तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, और उस दौरान एक मामले पर वोटिंग के दौरान अल्पमत में आ गई थी। वोटिंग होनी थी, अगर वोटिंग होती तो कोरम नहीं था, जो कांग्रेस का था वो कोरम नहीं था, विपक्षी सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, और उस पर अगर वोटिंग हो जाती तो वो गिर जाता और सरकार के सामने नई फजीयत शुरू हो जाती। उन्होंने तुरंत मामले को भांपा और जब विधानसभा 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी। बड़ी आलोचना हुई उनकी, प्रेस ने उनसे पूछा कि बोला मैंने क्या, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मैंने इस हिसाब से निर्णय ले लिया। अब आप उस दिन की जो वार्तालाप है आप उसको देखें तो समझ में आपके आ जाएगा कारण। इस प्रकरण को लेकर पार्टी भाजपा थोड़े बैकफुट पर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष बार बार एक बात कह रहे थे, आपने जो ऑब्जेक्शन किया है उसका मैं परीक्षण करूंगा और कल मैं रूलिंग दूंगा, कल मैं बताऊंगा। अगर क्लियर कट कोई बात हुई होती, उनको परीक्षण करने की जरूरत नहीं होती और सीधे कह देते इसमें कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा मामला था नहीं। आपस और जिस समय सीट पर आए थे उससे पहले संदीप शर्मा बैठे हुए थे, तो उनसे आने से पहले वो तो अपने कक्ष में बैठे हुए सारी कार्रवाई देखते। तो उसका प्रकरण का अगर कोई हाँ पक्ष मजबूत पक्ष होता तो उसी समय में आते और इस तरह की बात कर सकते। तो वो इस बात को समझ रहे थे कि इस तरह का जो मामला इन्होंने उठाया है कानूनी रूप से, इसमें कहीं सत्ता पक्ष का कमजोरी है, इसलिए इन्होंने इस मामले को परोक्ष रूप से मैं परीक्षण करूंगा, मैं कल इसकी रूलिंग दूंगा, क्योंकि आज तो आज लास्ट डे था और विपक्ष यही तो कह रहा था अब कल आप कब देंगे और कल लास्ट डे कैसे निपटारा होगा। बात इसी बात को लेकर के बढ़ी थी। तो ये तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई घोच हुआ और जिसमें सत्ता पक्ष बैकफुट पे था। दूसरी बात, इन्होंने होम मिनिस्टर का आदेश बताया, मैं जहां तो मोटा मोटा मैं समझता हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता हूँ कि बीजेपी की गाइडलाइंस तो इस तरह की है कि आप अपने किसी परिचित को, अपने किसी परिवारी को, परिचित के अपने परिवारी को या रिश्तेदार को कोई किसी पद पर नियुक्त नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री की इस तरह की नहीं, अगर किया है तो वो गलत समझ रहे हैं या उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है। क्योंकि आप कानून किसी व्यक्ति की अगर कोई योग्य है तो उसको कैसे रोक सकते हो? आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। अगर कानून जो आपकी उनकी पूरी करता है जो आवश्यकता है तो उसको अधिकार है उसको करने का, आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। तीसरी बात, मुख्यमंत्री को अब
थोड़ा इंसेंटिव लेना पड़ेगा। और जो सही है कि इनका जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो थोड़ा कमजोर है, और इसके लिए उनको कुछ लोगों को मजबूती के साथ खड़ा करना पड़ेगा। उस बात के लिए उनको चाहे उनको प्रशिक्षण देना पड़े या कुछ करे, इस बात के लिए करना पड़ेगा कि जो हाउस में इस तरह की अगर कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बने तो उसको कैसे वो सुलझा सकते हैं, और सुलझाते हैं। कई मामले होते हैं सुलझाते हैं, बीच में हस्तक्षेप भी करते हैं। तो इस समय इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कोई ऐसा आदमी है नहीं जो ऐसे मामलों को सुलझाने की सामर्थ्य रखता हो, या उसको जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इसमें जिम्मेदार और सीनियर आदमी होना चाहिए इस तरह की बातें सारी करने के लिए। अब इनको आगे, क्योंकि अभी तो पूरे 4.5 साल का समय बाकी है, कई मौके आएंगे, आगे भी इस तरह के आएंगे, और कटुता को बुलाने के लिए इनको मुख्यमंत्री को भी पहल करनी पड़ेगी। चाहे विपक्ष नेताओं से बात करें, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन अपने सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे तो उसमें राज्य का भी भला है, विधायकों का भी भला है, और सरकार का भी भला है, और विपक्ष का भी भला, सभी का भला है। तो इसमें थोड़ा कदम तो मुख्यमंत्री को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए उनको आगे की दिशा में काम करना पड़ेगा। जी, राजीव तिवारी जी, मुख्यमंत्री को लेकर एक और आरोप चीफ विप ने लगाया कांग्रेस के, कि वो विधानसभा में जो उनकी उपस्थिति है वो इतनी कम है कि आज तक 8 महीने की सरकार हो गई, विधानसभा में 10 डिजिट, मतलब 2 डिजिट में 10 बार भी वो नहीं पहुंचे, 2 डिजिट में उनकी उपस्थिति नहीं है। ये भी अच्छी बात नहीं है। चीफ विप का जो आरोप है, इसको कैसे देखते हैं आप? विधानसभा में मुख्यमंत्री उन मुख्यमंत्रियों की तुलना में कि वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने शासन को देखा, इसलिए वो उपस्थित नहीं रहते थे, इसलिए भजनलाल शर्मा भी उपस्थित नहीं रहे। ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे जो पूरे सेशन में ही नहीं आते थे, लेकिन भजनलाल जी को आना चाहिए, क्योंकि वो जो ये सत्ता की राजनीति है इसमें अभी नए हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको फ्लोर का मैनेजमेंट भी और फ्लोर की कार्रवाई से भी वो बहुत अच्छे से अवगत नहीं है। तो सारी चीजों को समझने के लिए उनका सदन में रहना, मौजूद रहना बहुत जरूरी है। तभी जाके आगे जो अभी 4.5 साल में और भी सत्र आएंगे, उनमें किस तरीके से कैसे लोगों को तैयार करना है, अपने विधायकों को किस मौके पर किस विषय पर कैसे तैयार रखना है। क्योंकि देखिए, अगर अभी किरोड़ी लाल मीणा होते, राजेंद्र राठौड़ होते, या इस तरीके के लोग होते तो उनको फ्लोर मैनेजमेंट आता था, जैसे गुलाब चंद कटारिया थे, तो उनको इतना अच्छा फ्लोर मैनेजमेंट आता था कि वो कोई भी विषय हो, कहीं से भी हो, वो आसन तक इतनी बड़ी बातें पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो खुद ही निपटा देते थे सब वहीं पे, फ्लोर में ही। तो सदन के भीतर के कामकाज में दक्षता हासिल करने के लिए भजनलाल जी को निश्चित रूप से सदन में ज्यादा समय देना होगा। आगे के सत्रों में, अब ये वाला सत्र तो खत्म हो गया, आगे के सत्रों में उनको देना होगा, और अपने विधायकों से भी कोऑर्डिनेशन, अभी जितनी भी ये कार्रवाई दिखी, सब कुछ हुआ, उसमें सत्ता पक्ष में कोऑर्डिनेशन का बड़ा अभाव दिखा। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होता तो वहां तो इशारे से सब काम होते हैं। भैरव सिंह जी खाली आंख के इशारे से ही फ्लोर में इधर के उधर अब किसको बोलना है, किसको बैठना है, क्या जवाब देना है, सारी चीजें वहां आंख के इशारे से हो जाती थी। तो वो सब खूबियां हासिल करना जी सदन के नेता के रूप में, भाई मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, तो सदन के नेता के रूप में उनको वो सारी चीजें आनी चाहिए, और वो वहां आने से ही आएंगी, वो बैठने से ही, जब तक आप ज्यादा समय देने से ही आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भाई, तो सीधा सा नियम है, हम अगर क्लास में जाके लेक्चर नहीं सुनेंगे तो एग्जाम में लिखेंगे क्या, बोलेंगे क्या? जी, और ये भी पता नहीं चलेगा। सादा नियम है। जी, जगदीश शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। सरकार अगले सत्र के लिए, वैसे तो राजीव तिवारी जी ने बहुत सारी बातें बताई कि मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए ताकि अगला सत्र जो है वो बेहतर चले, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात सत्र की नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई, जो एक्सपीरियंस की कमी नजर आई, जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल सदन के भीतर होना चाहिए,
उसकी जो कमी नजर आई, उन सब को दूर करने के लिए इस वक्त राजस्थान की सरकार क्या करे? देखिए, वैसे तो राजीव तिवारी जी जो बात बोल रहे थे उसमें मैं एक बात और एडिशन करना चाहता हूँ। मैंने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों को हाउस को कवर किया है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई लीडर ऑफ हाउस जो होता है वो चीफ मिनिस्टर भी होता है, और उसके पास बहुत काम होते हैं, उसके पास करने के लिए बहुत काम है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, मीटिंगें चल रही होती हैं, तो ज्यादातर वो हाउस में नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विधानसभा परिसर में नहीं होते, वो अपने चैम्बर में बैठकर वहाँ प्रोसीडिंग्स देखते होते हैं टीवी पर सीधे, और जहाँ कहीं उनको जरूरत होती है कोई मैसेज करना है वो मैसेज भी करवा देते कि भाई किसी मिनिस्टर को कोई भेज दो एक पर्ची लिखकर, और उसको जो मैसेंजर होता है उसके हाथों वहां तक पहुंचा देते। तो ये इस तरीके से भी हाउस को अटेंड किया जाता है। दूसरे भी जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं वो ज्यादातर यही करते थे, जब हाउस में जरूरत है तो अपने चैम्बर से निकलकर हाउस में आ गए, वहां आकर बैठ गए, वरना अपने चैम्बर में बैठे हुए बाकी मीटिंग है अफसरों के साथ जो मीटिंग उनकी रेगुलर होती है, जहाँ कहीं कई दफा बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग मिलने आ जाते हैं तो उनसे मिलने जुलना भी वही होता है। ये पूरा एक प्रोसीजर है, तो इसको करें नहीं करें ये मैं नहीं मानता, नहीं सोचता। ये मिनिस्टर के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर अपनी कैपेबिलिटी और क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है, उसका रिलेशन किस तरीके का है सारे अपने मेंबर, अपनी पार्टी के मेंबरों से और अलग दूसरे मेंबरों से भी, अपोजिशन के जो मेंबर उनके साथ भी उनका रिलेशन बहुत कॉर्डियल और अच्छा होना चाहिए। अभी वो बहुत जलती हुई आग पर भी बिना पानी के छींटे हुए भी उसको बुझाया जा सकता है। यस यस यस, हाँ, तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका, आप जैसे तिवारी जी कह रहे थे, भैरव सिंह जी का तरीका था उस सोफे के ऊपर ऐसे हाथ लगा के बैठते थे, ऊपर एक साइड ऊपर, और वहां से अंगली उठाते थे वो अपनी उंगलियां, हमने ऊपर से खूब बैठे हुए देखा है, अंगलियां उठाकर इशारे करते थे, 1 नंबर बोलेगा या 2 नंबर बोलेगा, 3 नंबर बोलेगा, तो वो उसी से ही चलता रहता था, या आंखों के इशारे जो राजीव जी बता रहे हैं। तो ये आपको खुद ही तय करना पड़ेगा जी, एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में आपके रिश्ते जो हैं मेंबरों के साथ, सारे मेंबरों के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, पहली बात। दूसरा कि उनकी कमजोरियों और अच्छाइयों को भी आपको पहचानना पड़ेगा। ये पहचानना पड़ेगा कौन आदमी कैसी लैंग्वेज यूज करने वाला है और कितनी जल्दी उभर जाएगा। जैसे ये भाकर साहब का मामला है, या अशोक चांदना जी का मामला है। अशोक चांदना जी जब पिछली गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे तो आए दिन अशोक जी के साथ ही भिड़ंत हो जाती थी उसकी। जी जी, तो ये ह्यूमन नेचर के ऊपर भी निर्भर करता है काफी कुछ, लेकिन जरूर तो यही है कि हाउस में इस तरह के सत्ता पक्ष के पास इस तरह के 1-2 लोग हों, चाहे वो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हों, चाहे जो है हाउस के व्हिप हों, उनका काम यही है कि वो कोऑर्डिनेट कर ले और चीजों को एक दूसरे पर कम्युनिकेट करके किसी तरीके से शांत, या जिस चीज को जैसा रूप देना है वैसा कोऑर्डिनेट कर ले। वही सत्ता पक्ष प्रस्ताव लाएगा और आप इस एंगल से देख लेना। ये बात तो मालूम होना चाहिए घर की तरह कि घर के परिवार के सदस्य कौन सी बात पर किस तरह रिएक्ट करेंगे और आपको कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आ रही है, समझ में आ रही है, वो ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब जिम्मेदारी लेनी होगी। अब उन्हें जो इनएक्सपीरियंस या पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाने के तमाम आरोपों को धूमिल करना है, तो अपने विधानसभा के खुद के अलावा, स्पीकर के अलावा जो 191 सदस्य हैं, विधायक हैं, उनके बारे में समझना होगा। सत्ता पक्ष में कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो मुख्यमंत्री के इशारे को समझे, फ्लोर मैनेजमेंट को मजबूत करे और विपक्ष को साथ लेकर सौम्यता के साथ, सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ आगे बढ़ सके। विधानसभा में कल और आज जो कुछ हुआ वो ना हो आगे दोबारा। विधानसभा के इतिहास में ऐसी घटनाएं
कभी भी अच्छी नहीं होती है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।